नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और लगभग सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों तक पहुँच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी व अंगों का या जल का। इस क्वेश्चन के बाद मैं लगभग सभी प्रश्नों का विश्लेषण किया हूं जो आप देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उस विश्लेषण से काफ़ी सारे प्रश्न निकाल कर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार जो बना है वो जल का बना है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर और इसका विश्लेषण हम लोग करेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो देखते हैं क्या है। तो डिटेल है इसका, हमारे शरीर का अधिकतम भार जो जल से बना है इसकी मात्रा का लगभग 60 से 70% जो भाग है वो पाई जाती है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का 75%, याद रखेंगे, नवजात बच्चे के भार का 75% जो है वो जल होता है, जबकि एक वयस्क पुरुष के भार का उसके 60 से 65% जो भाग जो होता है वो जल होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे और विश्लेषण करेंगे। मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन होता है। इसका परसेंटेज जो है 65% यानी 65% होता है। उसके बाद जो है वो कार्बन है। कार्बन का जो परसेंटेज है वो 18.5% होता है। उसके बाद हाइड्रोजन आता है, उसका प्रतिशत 9.5% है। उसके बाद नाइट्रोजन है या 3.2% है, जबकि कैल्शियम का 1.5 और फास्फोरस का 1% है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सीरीज में देखेंगे तो सबसे 1 नंबर पर ऑक्सीजन है, 2 नंबर पर कार्बन है, 3 नंबर पर हाइड्रोजन है और 4 नंबर पर नाइट्रोजन। इसके बाद आगे सभी तत्व आते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है। ऑप्शन है 204, 206, 208 या 210। तो इसका सही आंसर होगा वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती हैं। इसका हम लोग डिटेल जानेंगे। डिटेल है, मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती है, जबकि जब शैशवा अवस्था जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय 300 अस्थियां जो होती है वो पाई जाती हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। याद रखेंगे, सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन है फीमर, स्टेपीज, मेलियस या इनकस। तो इसका सही आंसर होगा, सबसे छोटी हड्डी को हम लोग जो कहते हैं वो स्टेपीज कहते हैं और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। याद रखेंगे, स्टेपीज जो हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है, वो जांघ में पाई जाती है। इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। स्टेपीज जो होती है मनुष्य के कान में पाई जाती है और फीमर जो हड्डी होती है वो मनुष्य के जांघ में पाई जाती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। ऑप्शन है 29, 30, 32 या 40। तो इसका सही आंसर होगा 29। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है, जिसमें 8 जो होती है वो मस्तिष्क के खोल यानी उसको क्रेनियम कहा जाता है, उसमें होती है। 14 जो हड्डियां होती है वो जो हड्डियां हमारे चेहरे को, कंकाल को बनाती है, जबकि इससे 6 हड्डियां जो होती है वो कानों में होती हैं। बाकी एक हड्डी और होती है, उसको ध्यान में रखें। उस हड्डी का नाम हाइड हड्डी है, जो मनुष्य के जिह्वा के नीचे स्थित
रहती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वॉन मॉल ने या फिर लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। तो इसका सही आंसर होगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या पुरकिंजे। तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक जो होता है वो अरस्तु को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है थियोफ्रेटस, लाइनस, ट्रेविरेनस या प्लिनी। तो इसका सही आंसर होगा वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टर को कहा जाता है। चलेंगे इसके डिटेल में हम लोग देखेंगे। इसके डिटेल में है कि जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक जो होता है वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, याद रखेंगे पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम, पुस्तक के लेखक कौन है? बार बार एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जाता है और इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट और VVI ये क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे। इसका ऑप्शन है अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या थियोफ्रेटस। तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ओलेरिकल्चर या फिनोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन जो होता है वो एंथोलॉजी कहलाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, यानी शैवालों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या वर्गीकी। तो इसका सही आंसर होगा शैवाल का अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। एक और होता है माइकोलॉजी जो ऑप्शन नंबर 2 में है, ये ध्यान देंगे। माइकोलॉजी के बारे में जो ऑप्शन नंबर 2 में है, इसके अध्ययन को हम लोग इसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या पोमोलॉजी। तो जो फलों का अध्ययन जो कहलाता है वो पोमोलॉजी कहलाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मांसपेशी एवं अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, फीमर कहते हैं या स्टेपीज कहते हैं। तो जो मांसपेशी और हड्डी का जो जोड़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन। अब इसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे, विश्लेषण करेंगे। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को हम लोग टेंडन कहते हैं, जबकि अस्थि और अस्थि यानी हड्डी और हड्डियों के जोड़ को हम लोग लिगामेंट कहते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। एक होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव शरीर की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट या सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12, 24, 14 या 11। तो इसका सही आंसर होगा मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्या जो होती है वो 24 होती है। अब इसके डिटेल के बारे में हम लोग जानेंगे और विश्लेषण करेंगे। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी, याद रखेंगे 12 जोड़ी यानी 24 होती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? पहला है, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता। दूसरा है, नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है।
तीसरा है नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता, इस कारण जो होता है दर्द नहीं होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 2 बार, याद रखेंगे 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन है 4, 12, 20 या 28। तो इसका सही आंसर होगा मनुष्य के जीवन काल में जो 2 बार दांत विकसित होते हैं वो उसकी संख्या जो है वो 20 है। इसके डिटेल में हम लोग देखेंगे। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दंत होते हैं, यानी हमारे मुंह में दांतों के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं देखेंगे। कृंतक जिसको इंसाइजर बोला जाता है, रदनक जिसको कैनाइन बोला जाता है, प्रचवर्णक जिसको प्रीमोलर बोला जाता है और चवर्णक जिसे मोलर बोला जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। ये बार बार प्रश्न को रिपीट किया जाता है और इसमें से प्रश्न निकाल कर पूछे जाते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? जबड़े में होती है, जांघ में होती है, गर्दन में होती है या हाथों में होती है? तो इसका सही आंसर होगा जबड़े में। सबसे जो मजबूत मांसपेशी होती है वो जबड़े की होती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन है पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या आमाशय। तो इसका सही आंसर होगा मानव शरीर का पाचन का अधिकांश जो भाग जो होता है संपन्न होता है वो छोटी आंत में होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मनुष्य की मुख गुहा में जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है या विटामिन है? तो इसका सही आंसर होगा एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिसका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थ या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। तो प्रोटीन जो एंजाइम जो प्रोटीन होते हैं और इस जो नाइट्रोजनीय पदार्थ अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा इसका निर्माण होता है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यानी प्रोटीन जो को पाचन जो होता है, प्रोटीन का पाचन सबसे पहले किस अंग से शुरू होता है? यकृत से, मुंह से, छोटी आंत से या आमाशय से? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। जो प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है वह मुंह से शुरू नहीं होता है, वो उसका शुरुआत जो होती है वो आमाशय से होती है। आमाशय इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? ये लार की सहायता से कौन पचता है? प्रोटीन पचता है, स्टार्च, रेसे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा स्टार्च। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न पर जाने से पहले इसके डिटेल के बारे में देखेंगे। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है और तोड़ने के बाद वो पाचन क्रिया में सहायता करता है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। यानी शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजेन में जब परिवर्तित होता है तो वो कहाँ पर भंडारित होता है? ऑप्शन है आमाशय, यकृत में, अग्नाशय में या पित्ताशय में यानी पित्त में। तो इसका सही आंसर होगा जो यकृत में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर यकृत में यानी लीवर में रहता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किस रूप में जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजेन के रूप में? तो इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोजेन के रूप में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और इसके बारे में डिटेल में है कि शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर,
वसा प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा, याद रखेंगे, जो शुगर जो है वो शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, ये एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियां मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, यानी यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः जो होता है ग्लूकोज ऊर्जा या ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, यानी प्रोटीन के पाचन में जो एंजाइम सहायता करते हैं वो कौन सा एंजाइम है? यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन या प्रोटीएज। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन के पाचन में जो है ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो मदद करते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 27 दिनों से अधिक, 27 नंबर क्वेश्चन है, 10 दिनों, सॉरी माफ़ करिएगा, क्वेश्चन है 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर है जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसको ध्यान नहीं देंगे। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है, लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज का स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, या लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। तो इसका सही आंसर होगा लीवर में ग्लूकोज का जो स्तर होता है वह कम हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन है सबसे बड़ी ग्रंथि? अग्नाशय है, यकृत है, लार ग्रंथि है या अधिवृक्क ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर होगा यकृत। याद रखेंगे, पहले नंबर पर यकृत है और दूसरे नंबर पर जो है वो अग्नाशय सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखेंगे, पहले नंबर पर यकृत है और दूसरे नंबर पर अग्नाशय सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यानी पित्त का निर्माण किस भाग में होता है? यकृत में होता है, तिल्ली में होता है, पित्ताशय की थैली में होता है या पैंक्रियाज में होता है? तो इसका सही आंसर होगा यकृत में। जो पित्त का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है और वो जो जमा होता है वो पित्ताशय में जमा होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। पेप्सिन, लैक्टेस, यूरिएज या जाइमेज? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में जो है वो पेप्सिन जो है वो विघटित करता है। अब इसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे। प्रोटीनों का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम, यानी आमाशय में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो प्रोटीनों के छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स और उसके घटक अमीनो अम्ल में विघटित करता है। यानी प्रोटीन को जो है पॉलीपेप्टाइड्स और उसके छोटे छोटे जो घटक होते हैं उसे अमीनो अम्ल में विघटित करता है। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा मेरा यह सीरीज़? अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।